चलो भाई, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर कर लो। सारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। आज का हम लोग 12th का बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट बॉटनी पोर्शन। जितने भी डायग्राम है वो सारे के सारे आज डिस्कस होने वाले हैं। तो तुम लोग डायग्राम के साथ साथ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को बड़ा बड़ा याद रखना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम को दे देता है, कभी कभी सीधा स्टेटमेंट भी पूछ लेता है कि गिवन डायग्राम है, डायग्राम के बेस पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। तो तुम लोग पेशेंस के साथ सारी क्लासेस को सुनते रहिएगा। क्लासेस में इंटरेस्ट लेना है पूरा का पूरा, कि भाई क्लासेस किस किस हिसाब से चल रहा है, कौन सा डायग्राम कैसे कैसे। ऐसे नहीं है कि भाई सीधा सीधा 2x की स्पीड पर सुन लिया। सुनना तो तुम लोग पूरी ईयर से ही सुनते आ रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं लास्ट मोमेंट पर अगर सुन ली जाए तो अच्छा है। एक और मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बेटा हम लोगों के पास कल का डे है, मतलब 19 और 22 डेज हैं। इनमें हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को फैमिलीज हो जाए कंप्लीट। फैमिली से क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक्स का पोर्शन है जहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ ऑपेरॉन मॉडल्स में बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम लोग एक दो दिन की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का बेटा सीधा टॉपिक डिस्कस करते हैं, सीधी अपने मुद्दे पर चलते हैं, सीधी बातों पर चलते हैं। तो सुनना बेटा आज का टॉपिक। क्योंकि सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th क्लास का, जिसमें सबसे फर्स्ट दे रखा है एक फ्लावर का डायग्राम। तो फ्लावर के डायग्राम का चलो वो तो सिंपल है कि उसकी लेबलिंग पूछता है, तो लेबलिंग तुम लोग कर देते हैं कि कौन सा पार्ट किस 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 जगह पर है, कैसी कैसी पोजीशन पर है। लेकिन उस फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन तुम लोगों को याद रखने। पहले तो लेबलिंग पूरा एक्सप्लेन करा दूं कि भाई लेबलिंग में तुम लोग जब बोलोगे तो क्या क्या पॉइंट तुम लोग बोल सकते हैं, तो उसमें तुम लोगों को बेटा याद रखना क्या क्या है। कि जैसे हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो एक एक पोर्शन एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि एक साथ पूरे के पूरे एक साइड से। कि जैसे हम लोग सबसे फर्स्ट बात करें कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की बात करें, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है पेडिसेल वाला पार्ट, जिसके थ्रू फ्लावर कनेक्टेड होता है किसी प्लांट के साथ। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि इसके जो ग्रीन वाले पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है क्या है, तो तब तुम लोगों को बोलना है सेपल बोलना है। अगर सेपल के कंप्लीट इस ग्रुप की अगर हम लोग बात करते, इस कंप्लीट ग्रुप की बात करते, तब तुम लोग इसको बेटा नाम क्या देते हैं, कैलिक्स इसको नाम देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलनी है कि जो तुम लोगों को कलरफुल वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, वो कलरफुल वाला पार्ट पेटल्स है। तो इसमें कलरफुल वाले पार्ट 1 पोर्शन हो गया, सेकंड पोर्शन हो गया, इसके बाद थर्ड पोर्शन है। तो 3 पेटल्स को मिलाकर के जो ग्रुप बनेगा उसको कोरोला बोलते हैं। अब तुम लोगों से यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर हम लोगों को जो ग्रीन कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको सेपल्स बोलते हैं, तो ये ग्रीन कंडीशन किसकी वजह से, तो तुम लोग सीधा सीधा आंसर देते हैं कि भाई इन सेपल वाले पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर एलिमेंट कौन सा है, विच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर जब एलिमेंट की बात करें तो तब तुम लोगों को आंसर देना है कि Mg मैग्नीशियम आया, मतलब मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट है। ये किस वैलेंसी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी वैलेंसी क्या रहेगी क्लोरोफिल के अंदर, तब तुम लोग बोलोगे कि इसकी +2 वैलेंसी रहे। +2 क्या रहे, वैलेंसी रहे। सेकंड क्या रखना है कि भाई इस सेपल्स वाले पार्ट का फंक्शन क्या है, ये अपना रोल क्या प्ले करता है। तब तुम लोगों को याद रखना है कि जब फ्लावर बड्स स्टेज में था, कि जब फ्लावर इस हिसाब से क्लोज कंडीशन में जब रहता है, तब हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लावर के आउटर वाले पार्ट पर इस हिसाब से प्रोटेक्टिव ग्रीन पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो फ्लावर की बड्स स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम किसका हो गया, कैलिक्स का हो गया। सेकंड, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे के सारे पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को फूड का नीड है। तो फूड सप्लाई कराने का काम, तो फूड प्रोवाइड कराने का काम भी किसका हो जाता है, इस सेपल वाले पार्ट्स का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस की तरफ फूड फॉर्मेशन होगा, तो फूड को इजी गोइंग ये प्रोवाइड कर सकता है सीधे। ठीक है। सेकंड बात आती है बेटा अपने यहाँ पेटल की हम लोग बात करते हैं। अगर सबकी बात करते तो पेटल्स की हम लोग बात करते हैं, और पेटल्स का ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, तो तुम लोगों को सीधा पता है कि पेटल्स का ग्रुप कोरोला को रिप्रेजेंट करता है। इस पेटल के लिए बेटा अगर सिंबल की बात करें, कोरोला के सिंबल की बात करें तो सी है।
तो सी की कंडीशन तुम, और इसका अगर तुम लोगों को सिंबल पूछता है तो इसका सिंबल क्या हो जाता है, के हो जाए। तो इसमें तुम लोग कोरोलाइन इस कोरोलाइन कैडलिक्स के सिंबल भी याद रखोगे। इसके बाद हम लोग इस पेटल वाले पार्ट की जब बात करते हैं कि भाई हम लोगों को ये फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखने को मिलते हैं, तो इसके रीजन पीछे रीजन क्या है, तो सीधा आंसर दो कि कोई भी फ्लावर अगर डिफरेंट कलर का है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें बेटा प्रेजेंट क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है। इसकी वजह से फ्लावर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट कलर का देखने को मिलता है। आगे हम लोग मेल पोर्शन की तरफ जब चलते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की अगर बात कर लें तो ये पोर्शन बेटा रिप्रेजेंट करता है फिलामेंट वाला पार्ट, और इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है इसका एंथर वाला। तो इस एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके नाम क्या देते हैं, स्टेमेन देते हैं, जो कि मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इस मेल पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बेटा फीमेल वाले पार्ट में है कि फीमेल वाले पोर्शन के अंदर जब देखा जाए तो ये जो लोअर वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की अगर बात करें तो ये पोर्शन ओवेरी को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये रिप्रेजेंट करेगा ओवेरी को, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है ओविल को। अपर वाले पार्ट पर जब देखें तो ये जो ट्यूब जैसा पार्ट है, ये ट्यूब जैसा पार्ट इसका आगे चल करके स्टेल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा वो स्टिग्मा हो जाए। और तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं, पिस्टिल बोल देते हैं। अगर पिस्टिल नहीं बोलते तो कार्पेल बोलते हैं, जो कि फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करे। ये तो सीधी सी डायग्राम की बातें हैं। अब बात क्या आती है कि क्वेश्चन बेटा ये आता है कि भाई हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो फ्लावर के थ्रू शो करेंगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर के बेस पर डायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो डायवर्सिटी किस किस के बेसिस पर है, तो तुम लोग बेटा सीधा सीधा आंसर बोलोगे कि भाई फ्लावर जो है कि अगर हम लोग फ्लावर की अगर बात करते हैं तो यहां पर बेटा अगर हम लोग फ्लावर की अगर बात करें तो ये फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट किसके होंगे बेटा, कलर के होंगे। तो किसी का अगर डिफरेंट कलर है इसका मतलब है कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है बेटा, पिगमेंट प्रेजेंट है। तो पिगमेंट के बेस पर हम लोगों को डायवर्सिटी देखने को मिलती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम लोग जब फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर पर मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग जब देखते हैं, इन्फ्लोरोसेंस को हम लोग जब देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर इनके ऑर्डर की जो कंडीशन है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो इन्फ्लोरोसेंस के बेस पर भी हमें क्या देखने को मिलती है, डायवर्सिटी देखने को मिलती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम लोग फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, फ्लावर की पोजीशन के साथ साथ आगे चल करके कि हम लोग इस फ्लावर अट्रैक्टिव भी है। तो फ्लावर जब अट्रैक्टिव हुआ तो कुछ फ्लावर नेक्टर फिल्ड होते हैं, कुछ फ्लावर नेक्टर मतलब विदाउट नेक्टर के रहेंगे। तो डायवर्सिटी की जो कंडीशन मोस्टली टू कंडीशन पर या 2 पॉइंट्स पर याद रखना है कि पिगमेंट के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। सेकंड, इन्फ्लोरोसेंस के बेस पर हम लोगों को डायवर्सिटी देखने को मिलती है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ से ही ये पॉइंट है। सेकंड बात है क्या बोलने की, फ्लावर जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेशन शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने एस्थेटिक फंक्शन, एस्थेटिक की बात कर लें, ऑर्नामेंटल की बात कर लें, या कोई भी सोशली वर्क की बात कर लें, या किसी भी रिलीजियस फंक्शन की बात कर लें, या किसी भी एक्टिविटी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऑल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि इसको फ्लावर वाले पोर्शन को हम लोग किसी को गिफ्ट भी देते हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी, जैसे हम लोग बात कर लें कि भाई दो लवर्स की भी बात करते हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है कि फ्लावर्स ह्यूमन बींग्स के साथ अच्छे काम में भी और मतलब सैड कंडीशन में भी और हैप्पी दोनों कंडीशन में ये एक तरह से अपना रिलेशन शो करता है। फिर आगे हम लोग जब फ्लावर के 1 बाय 1 पॉइंटों की जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं कि इस हिसाब से मेल पार्ट हम लोगों को गिवन है एनसीईआरटी के डायग्राम में। तो इस मेल पार्ट पोर्शन वाले पार्ट की बेटा जैसे बात की जाए तो तब तुम लोगों को याद रखना है कि इसका अपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, एंथर वाला पार्ट है।
एंथर वाला पार्ट अगर इसकी हम लोग आगे चल करके बात करें तो इस वाले पोर्शन को नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोग इस पोर्शन को बेटा नाम क्या देते हैं, फिलामेंट नाम देते हैं। तो फिलामेंट का आगे चल करके ये वाला पार्ट आगे चल करके बेटा कनेक्टेड होता है फ्लावर के थैलेमस वाले पोर्शन से। किससे कनेक्टेड हो जाए, थैलेमस वाले पोर्शन से कनेक्टेड हो जाए। तो जो पार्ट एंथर का थैलेमस वाले पार्ट से कनेक्टेड होगा उस वाले पोर्शन को हम लोग नाम क्या देंगे, तब तुम लोग नाम देंगे उसको प्रॉक्सिमल एंड। और जो आगे चल करके एंथर पोर्शन की साइड में कनेक्टेड है उसको नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोगों को नाम देना है डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड की पोजीशन याद रखनी है। सेकंड हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो एंथर है, इस एंथर वाले पोर्शन की जैसी बात की जाए कि इस एंथर वाले पोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, इस एंथर वाले पोर्शन में कि एक पोर्शन तो ये है हम लोगों के पास और सेकंड पोर्शन है हम लोगों के पास ये। तो ये टू पोर्शन है, इसका मतलब यहां पर जब इस हिसाब से ये टू रिप्रेजेंट है एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अब इन बोथ पार्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, तब तुम्हें बोलना है लोब। तो वन एंथर के अंदर टू लोब प्रेजेंट, सीधा याद रखना कि टू लोब प्रेजेंट है और ये लोब एक दूसरे के साथ कनेक्ट किसके थ्रू है, तब आंसर देना है बेटा तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये कनेक्टेड हो जाए। कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जब कनेक्टेड हो जाएंगे तो आगे चल करके हम लोग ईच लोब की अगर बात करें, पर लोब की अगर बात करते हैं तो ईच लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा पॉलन सैक। याद रखना कि ईच लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक और ईच लोब में कितने पॉलन सैक प्रेजेंट, तब तुम लोगों को आंसर देना है कि 2 पॉलन सैक प्रेजेंट। तो टोटल पॉलन सैक कितना हो जाए, तब आंसर तुम लोग बोलोगे कि 4 पॉलन सैक प्रेजेंट हैं। तो जैसे हम लोग बेटा ना लोब वाले पार्ट्स की बात करते हैं तो लोब वाले पोर्शन में तुम लोगों को जैसे इस हिसाब से 1 पॉलन सैक, इस हिसाब से कि एक पॉलन सैक वाला पार्ट ये, सेकंड पॉलन सैक वाला पोर्शन ये है। ऐसे बेटा यहां पर इस हिसाब से 3rd नंबर का पॉलन सैक और 4th नंबर का पॉलन सैक हो गया। इन्हीं पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे कि इन पॉलन सैक के अंदर ही प्रेजेंट क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और बोथ पॉलन सैक को मिलाकर के हम लोग नाम क्या देते हैं, लोब नाम देंगे। इनको भी मिलाकर के बेटा नाम क्या दिया जाए, लोब नाम दिया जाए। तो बाइलोब्ड नेचर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया अगर या पॉलन सैक की बात करें या माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो यहां पर टोटल नंबर हो जाता है 4। जब ये एंथर वाला पार्ट एक दूसरे से ब्रेक होगा तो जब ब्रेक होता है तो ये ट्रांसवर्स एक तो कंडीशन है ट्रांसवर्स और एक कंडीशन है लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर ब्रेक होने की जो कंडीशन है वो इस हिसाब से है, लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन है। तो जब ब्रेक इस हिसाब से होता है तब उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। तो ये वाली जो सिचुएशन है इनको बेटा हम लोग नाम क्या देंगे, लाइन ऑफ डेसेंस। ठीक है, इतना से याद रखना है। फिर नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे के टॉपिक पर बात करते हैं कि एंथर की जब स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और उसका ट्रांसफर सेक्शन जब हम लोग करते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में हम लोगों को 4 लेयर ऑब्जर्व होती हैं। 4 लेयर की जब हम लोग बात करते हैं तो आउटर वाली लेयर को नाम देते हैं एपिडर्मिस, सेकंड वाली लेयर को नाम देते हैं एंडोथीसियम, 3rd नंबर को नाम देते हैं मिडिल लेयर, लास्ट में नाम देते हैं टेपिटम। ये जिस पार्ट को कवर करके रखती हैं उस वाले पार्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, तब तुम्हें बोलना है कि स्पोरोजिनस टिश्यू उसको बोलते हैं। तो हमें बस ये ऑर्डर में अरेंज करनी है। तो आउटर लेयर में जब देखा जाए तो आउटर कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलेगी एपिडर्मिस। इनर लेयर कौन सी है, तब तुम्हें आंसर देना है बेटा इनर के तौर पर टेपिटम। तो आउटर टू इनर बोले या इनर टू आउटर बोले तो कंडीशन तुम्हें एपिडर्मिस टू टेपिटम ही याद रखनी है। अब इनको हम लोग जब इस लेवलिंग वाले पोर्शन में जब देखते हैं तो यहां पर तुम लोग बेटा बोलोगे क्या कि यहां पर तुम लोगों को इस हिसाब से एक एंथर का स्ट्रक्चर दे रखा है ट्रांसफर सेक्शन करके। तो ट्रांसफर सेक्शन वाले पार्ट में कि जो सबसे आउटर लेयर है ये वाली जो सबसे आउटर लेयर होगी एपिडर्मिस हो गई।
इसके जस्ट इनर वाले साइड में जब हम लोग देखेंगे इस वाली लेयर को नाम क्या दिया जाए, इस वाले एरिया को नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोग इसको नाम देते हैं एंडोथीसियम। इसके बाद थर्ड नंबर के एरिया की बात करते हैं, इस वाले एरिया की बात करते हैं तो नाम क्या देते हैं बेटा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद इनर वाले पार्ट में जब हम लोग चलेंगे तो इस वाली लेयर को नाम क्या देते हैं, टेपिटम। और टेपिटम जिसके अराउंड हमें देखने को मिलता है उसको नाम क्या देते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, इसको नाम दे दिया जाए। तो ये तो एक तरह से इनका पोर्शन हो गया। और इन वाले पार्ट्स की बात करें, इस लोब की बात करें और इस लोब की बात करें, तो जिसके थ्रू कनेक्ट रहेंगे उस वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखना कि ये कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, एक एक लेवलिंग याद रखनी है। अगर हम लोग इसका कहीं से भी पोर्शन अगर कट करके देखते हैं तो आउटर वाले पार्ट पर सबसे जो आउटर लेयर है ये आउटर लेयर क्या हो गई बेटा, एपिडर्मिस लेयर हो गई। ऐसे ही हम लोग सेकंड लेयर की अगर बात करें यहां पर कि एंडोथीसियम लेयर की जैसी बात करते हैं तो एंडोथीसियम वाले पार्ट में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एंडोथीसियम लेयर। एंडोथीसियम के बाद इस वाली लेयर की अगर बात करें या इस लेयर की हम लोग बात करें, यहां तक का जो ये पोर्शन रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा मिडिल लेयर, जिसका नंबर हो जाए 1 से 3 तक। इसके बाद हम लोग सेंटर वाले पॉइंट को अगर बात करें, यहाँ पर स्पोरोजीनस सेल या स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, और इसके अराउंड जो हमें सेल्स देखने को मिलेंगी उनको नाम क्या दे दिया जाएगा, टेपिटम सेल। तो इस हिसाब से तुम लोग याद रख सकते हैं। तो पॉइंट बेटा एक एक याद रखना। सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि भाई जब एंथर वाला पार्ट ब्रेक होता है, जब बस्ट होता है, रप्चर जब होता है, तो उससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। पूरा डिटेल तो अभी नहीं बता रहा, बस सीधा सीधा बोलते चल रहे हैं कि भाई पॉलन ग्रेन्स जो हैं जब ब्रेक मतलब पॉलन ग्रेन्स जब एंथर वाले पार्ट से रिलीज होते हैं, तो एंथर वाला पार्ट जब रप्चर होता है तो जिस एरिया से रप्चर होगा, तो यहां पर देखो कंप्लीट वाला पोर्शन रप्चर नहीं हो रहा है, तो जिस एरिया से ये रप्चर होगा, तो जिस एरिया से ये रप्चर हो रहा है उस वाले एरिया को नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोग बेटा आंसर दोगे कि उस एरिया को बोलते हैं स्टोमियम। और स्टोमियम कहाँ है, तब सीधा सीधा याद रखना कि एंडोथीसियम लेयर का वो पोर्शन जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता, उस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। और वहीं से पार्ट क्या होता है, इस एंथर का पार्ट ब्रेक होगा, जिससे पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, रिलीज। और पॉलन ग्रेन्स इमेच्योर स्टेज में कि मैच्योर स्टेज में रिलीज होते हैं, तो मैच्योर स्टेज में मोस्टली कितनी सेल स्टेज में, तब तुम लोगों को याद रखना है कि ये पॉलन ग्रेन जैसे रिलीज होगा तो रिलीज होने की जो कंडीशन है वो रहेगी बेटा यहाँ पर 2 सेल स्टेज की। इतना सा पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद उनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स के आउटर वाले पार्ट पर इस हिसाब से ये आउटर लेयर हो जाए, ये बेटा इसका इनर लेयर हो जाए। तो आउटर लेयर वाला जो पार्ट है वो बना किससे, स्पोरोपोलिन वाले पार्ट से मिल करके बना है। और स्पोरोपोलिन रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है एट फिजिकल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, केमिकल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। इस स्पोरोपोलिन जो आउटर लेयर है इसमें भी सब लेयर प्रेजेंट होती है। तो जो सब आउटर लेयर होगी उस सब आउटर लेयर को बेटा नाम दिया जाता है टेक्टम। तो टेक्टम का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर भी हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है, बट सबका डायमीटर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो याद रखना कि हम लोगों को जो ये पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो ये ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हैं, तो इस टेक्टम की वजह से। टेक्टम कौन सा पोर्शन है, आउटर लेयर वाले पार्ट की सब लेयर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात आती है कि जैसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर की बेटा बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स बनने से पहले तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, टॉपिक क्या रहा होगा, तो उसका मैं बोल दूं कि तुम लोगों ने बेटा टॉपिक पढ़ा एक पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल जिसकी प्लॉइडी है बेटा डिप्लॉइड, या तुम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्मॉल लेटर में रहेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा, कैपिटल होगा तो ये मेगा स्पोर मदर सेल हो जाए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है, इसमें बेटा आगे चल करके तुम लोग बोलते हैं कि मियोसिस डिवीजन होगा,
और म्यूस जब डिवीजन होता है तो आगे चल करके यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल रेडी होती हैं। इन 4 हैप्लॉइड सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा, नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको नाम दे दिया जाता है, जिसकी प्लॉडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। माइक्रोस्पोर टेट्राड को जो हम लोग अरेंज कंडीशन में जब देखते हैं तो इस हिसाब से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और कनेक्टेड जब रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को ये ऑब्जर्व होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, भाई पॉलन ग्रेन्स नहीं बना, माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जिस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है उस बॉन्ड को नाम क्या देते हैं बेटा, कैलोज बॉन्ड, उसको नाम दे दिया जाए। तो कैलोज बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे और पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैलोट्रोपिस की बात कर ले या टाइफा वगैरह की बात कर ले, जिनमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर नॉर्मली बात की जा रही है कि पॉलन ग्रेन्स तब फॉर्म होगा जब कैलोज बॉन्ड ब्रेक होगा, और कैलोज बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कैलेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। तो कैलेज एंजाइम को रिलीज कौन करता है, टैपिडम रिलीज करता है। तो जैसे ही कैलोज बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद जो स्फेरिकल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाता है पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप का हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या किया है एनसीईआरटी ने, तुम लोगों के साथ एक गेम खेल दिया है, स्ट्रक्चर तो दे दिया है आइसोबाइलेटरल का, लेकिन स्टडी किसका कराता है, टेट्राहेड्रल का। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो तुम लोगों को याद रखना है कि जब ऑल पॉलन ग्रेन्स या ऑल माइक्रोस्पोर टेट्राड सिंगल प्लेन में प्रेजेंट हो, तो सिंगल प्लेन का मतलब है कि हम लोगों को डायरेक्ट पॉलन ग्रेन्स ऑब्जर्व होंगे, कि हम लोगों को इस हिसाब से कंडीशन जब देखें तो एक हिसाब से बेटा एक माइक्रोस्पोर टेट्राड, सेकंड माइक्रोस्पोर टेट्राड, थर्ड और ये फोर्थ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो डायरेक्ट हमें लीनियर कंडीशन मतलब डायरेक्ट सिंगल प्लेन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो वो हो गया टेट्राहेड्रल, सॉरी आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल के बाद टेट्राहेड्रल की बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल कंडीशन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करें। तो तुम लोग टेट्राहेड्रल वाले पोर्शन में इस हिसाब से पोर्शन बना सकते हैं कि 1 2 3 4 इस हिसाब से, और 1 इसके जस्ट बैक साइड में है, तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गए। तो ये तो टेट्राहेड्रल कंडीशन होगी या आइसोबाइलेटरल कंडीशन है। तो आइसोबाइलेटरल जो कंडीशन है वो मोनोकॉट की है, और टेट्राहेड्रल जो कंडीशन है वो किसके बेटा, डाइकॉट की कंडीशन है। तो इस हिसाब से हम लोगों को, तो यहाँ पर जो दे रखा है वो कौन सा टेट्राड है, तो तुम लोग आंसर बोलोगे कि ये आइसोबाइलेटरल है जो कि मोनोकॉट के अंदर ऑब्जर्व होता है। ठीक है बेटा, इतना सा रखना है। सेकंड, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से सेपरेट जब हो जाए तो आगे चल करके जब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये बन गया बेटा पॉलन ग्रेन्स, जिसका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर जनरल सी बात है वैक्यूल तो होगी, तो इसमें वैक्यूल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, तो ये वैक्यूल वाला पोर्शन हो गया, ये वैक्यूल वाला पार्ट प्रेजेंट, और जो डार्क करके दे रखा है वो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। अब होगा क्या कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इस न्यूक्लियस का जो शेप है वो कैसा हो जाए, स्पिंडल शेप हो जाए, एसिमेट्रिक कंडीशन हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को ये इस हिसाब से जो ये फाइबर वाले पोर्शन दे रखे हैं ये रिप्रेजेंट करने कि भाई अब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है कि क्रोमोसोम या प्लॉइडी तो सेम रहेगी, बट न्यूक्लियोप्लाज्म का अमाउंट डिफरेंट रहेगा। तो किसी को न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। तो जिसका न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा है तो उसके न्यूक्लियस का साइज भी लार्ज रहेगा, और जिसका स्मॉल है उसका स्मॉल रहे। तो जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस है जिस सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा वो वेजिटेटिव सेल रहेगी, जिसका स्मॉल है तो वो हो जाएगी जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेज आ गई इसको बोल दिया जाता है 2 सेल स्टेज, और 2 सेल स्टेज आते ही 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर दिया जाता है। बाकी 40% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनको के अंदर 3 सेल स्टेज के अंदर पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स रिलीज होगा तो यहां से ट्रांसफर होने के बाद जब ट्रांसफर होगा तो जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होगा वो पॉलिनेशन है।
ट्रांसफर कहाँ होगा, फीमेल पोर्शन के स्टिग्मा वाले पार्ट पर ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर ट्रांसफर होगा, तो वहां पर आगे चल करके मैच्योर का आगे का पोर्शन स्टार्ट हो जाए। तो तुम लोगों को इस हिसाब से ये याद रखना है पोलन ग्रेन्स के अंदर किस किस हिसाब से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। आगे बेटा हम लोग पॉइंट की जैसे बात करते हैं कि भाई पोलन पिल्स की बात करते हैं, पोलन सिरप की बात करते हैं, पोलन टैबलेट की हम लोग बात करते हैं, पोलन क्रीम की हम लोग बात करते हैं, पोलन के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी बात करें, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हम लोगों के लिए कोई भी हार्मफुल कंडीशन नहीं है। ऐसे तो तुम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन्स तो हम लोगों के लिए हार्मफुल, तो जो हार्मफुल है वो कैरेट ग्रासेस वगैरह हो गया, एमेरेंथिस प्लांट हो गया, तो कुछ प्लांट हैं जिनके पोलन ग्रेन्स हम लोगों के लिए हार्मफुल हैं। कुछ प्लांटों के पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल हैं। तो प्रॉफिटेबल क्यों है, तब याद रखना कि इनके अंदर रिच अमाउंट में प्रेजेंट क्या होता है, तब आंसर देंगे कि इनमें रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, रिच अमाउंट के अंदर इनमें प्रेजेंट है कैरोटीनॉइड, और इसमें प्रेजेंट होता है फैट। तो जब ये सारे के सारे पार्ट प्रेजेंट हैं जो कि एनर्जी कंटेंट है, तो रिच कंडीशन में हम लोगों की बॉडी को एनर्जी अवेलेबल होती है। तो ये पोलन पिल्स या पोलन प्रोडक्ट हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो जाए, तो बेटा ये वर्ड याद रखना यहाँ पर जो ये लिखे हुए हैं, और याद रखना कि इनका नेट वेट कितना होता है, तो 0.45 हो जाए। ठीक है, ऐसे तो हमें याद रखना है, एक एक पॉइंट की लेबलिंग याद रखनी है। तो मेल पार्ट कंप्लीट होने के बाद फीमेल वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो फीमेल पोर्शन में हम लोग बेटा सीधी सी बात करते हैं कि फीमेल पोर्शन के अंदर जैसे ही कार्पेल की बात करते हैं, तो कार्पेल या तो 1 होगा, या कार्पेल की कंडीशन क्या होगी, 2 होगी, या मोर देन हो सकती है, मोर देन 1 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मोर देन 1 जब कंडीशन रहेगी, तो इस मोर देन 1 कंडीशन के लिए वर्ड बोल दिया जाता है मल्टी कार्पलरी, और इसके लिए वर्ड बोल दिया जाता है मोनो कार्पलरी, कि इसके लिए मल्टी कार्पलरी और इसके लिए बेटा मोनोकार्पलरी वाला पोर्शन हो गया। तो जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, तो इसमें कार्पेल या तो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगी, ज्वाइंट होंगी, या एक दूसरे के साथ क्या होंगी, फ्री होंगी। तो जब ज्वाइंट है तब कंडीशन बोला जाता है सिन, और जब फ्री कंडीशन होती है तब वर्ड बोला जाता है एपो, और दोनों के बीच कॉमन वर्ड जोड़ देते हैं कार्पल्स। तो सिन कार्पस और एपोकार्पस, या सिन कार्पलरी और एपोकार्पलरी। तो कार्पल एक दूसरे के साथ जब फ्री होंगी तो एपोकार्पलरी बोलना है, जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड कंडीशन में रहेंगी, ज्वाइंट कंडीशन में रहेंगे, तब तुम्हें सिन कार्पल कंडीशन बोलनी है। तो यहां पर तुम लोगों को एनसीईआरटी ने ये डायग्राम रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि एनसीईआरटी तुम लोगों को बेटा यहां पर कि फर्स्ट जो डायग्राम है जो कि हेबिस्कस चाइना रोज प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वाले पोर्शन में तुम लोगों को याद रखना है कि भाई यहां पर स्टिग्मा स्टाइल, और ये ओवेरी वाला पार्ट हो गया। ओवेरी जहां पर कनेक्टेड है वो थैलेमस वाला पार्ट, और ओवेरी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो लॉक्यूल प्रेजेंट हो गई। अब यहां पर इसकी जब हम लोग बात करते हैं चाइना रोज के अंदर, जो कि सिन कार्पस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ सेकंड हम लोग बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो इसमें बेटा सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है सिन कार्पस। ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है, तो तुम लोग आंसर बोलेंगे कि ये पेपेबर के अंदर, पेपेबर सोमनीफेरम के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी सेकंड यहां पर देखते हैं कि पर कार्पेल एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है, तो एपोकार्पस कंडीशन है। तो एपोकार्पस की जो कंडीशन है वो किस किस के, मतलब एपोकार्पस की कंडीशन है, और एपोकार्पस किसके अंदर देखने को मिलता है, तो तुम लोग आंसर बोलते हैं कि ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है माइसेलिया प्लांट के अंदर। अब यहां पर तुम लोगों को दे रखा है फिर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इस ओव्यूल के बेटा स्ट्रक्चर जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी हैं कुछ, वो समझ लेना कि कैसे कैसे हैं। सुनना बेटा क्वेश्चन, या पहले पॉइंट सुन लेना ओव्यूल का, कि ओव्यूल का जब तुम लोग डायग्राम बनाए तो 2 टाइप के तुम्हें याद रखने। एक तो बेटा याद रखना है ऑर्थोट्रोपस, और एक याद रखना है बेटा
एनाट्रोपस ये सिलेबस में है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल है या एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है? तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें या मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें तो तब तुम लोग बेटा याद के हिसाब से रखोगे। तो उसका पॉइंट सुनना कि ओव्यूल में तुम लोग जब पॉइंट डिस्कस करें तो एक पॉइंट तो बोलना है बेटा चलाजा, सेकंड पॉइंट बोलना है तुम लोगों को माइक्रोपाइल, और थर्ड पॉइंट बोलना है तुम लोगों को हाइलम वाला पार्ट। अब हम लोग इनको सबको एक एक डिनोट से रिप्रेजेंट करें कि ये यहां पर है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। तो पोजीशन जब इस हिसाब से है तो इनको बेटा जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टिविटी इनकी इस हिसाब से है, तो एक स्ट्रेट लाइन में इनकी क्या हो गई, कनेक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पर एंगल की जब बात की जाए तो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री एंगल का है। तो जब चला जा माइक्रोपाइल हाइलम वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हो तो उस टाइप के ओव्यूल को हम लोग नाम देते हैं बेटा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बट कंडीशन क्या है कि अब हम लोग इस टाइप के ओव्यूल में कंडीशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन से ये कंप्लीट पोर्शन टर्न होकर के यहां पर आ जाए ऐसे। तो कंडीशन के हिसाब से होगी कि भाई यहां पर हाइलम वाला पार्ट ये जैसे टर्न हुआ तो चलाजा वाला पोर्शन तो आ गया बेटा लोअर साइड में, और माइक्रोपाइल वाला पार्ट आ गया कहां पर, अपर साइड में। तो जो कंडीशन यहां पर थी तो वो कंडीशन इस हिसाब से ऐसे हो गई। तो कभी जो सिचुएशन बेटा इस हिसाब से जो हुआ करती थी, ऐसे जो कंडीशन हुआ करती थी, वो आज के टाइम पर अपोजिट कंडीशन में है। तो अपोजिट कंडीशन में इसका मतलब है कि एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो जो ओव्यूल 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाए, ऐसे कंडीशन थी, ऐसे कंडीशन हो गई, तो 180 के डिग्री के एंगल पर जब रोटेट होता है तो उस टाइप के ओव्यूल को नाम दिया जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनसीईआरटी में जो तुम्हें गिवन है ये यहां पर जो ये ओव्यूल ये किस टाइप का है, तो तुम लोग बेटा याद रखोगे कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, 180 डिग्री का एंगल रहेगा। इस ओव्यूल की जब स्ट्रक्चर हम लोग बेटा स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर में तुम लोग एक्सप्लेन के हिसाब से करोगे। ऐसे कंडीशन में तुम्हें ये बना करके रखना है। सेकंड कंडीशन तुम्हें किस हिसाब से बनानी है, एक बार बना देता हूं ये पूरा का पूरा। इस हिसाब से है भाई। तो अब इन वाले पोर्शन को बेटा अच्छे से समझना कि किसकी कंडीशन किस किस हिसाब से एक्सप्लेन होगी। सुनो बेटा कि इस वाले पोर्शन को जहां पर ये आउटर कवरिंग एब्सेंट रहेगी तो पहले तो इन आउटर कवरिंग वाले पार्ट को ही तुम लोग बेटा नाम क्या दे देते हैं, इंटीग्यूमेंट इसको नाम देते हैं। इंटीग्यूमेंट जिस एरिया में एब्सेंट है उस एरिया को क्या बोल दिया गया है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जो पोर्शन है उस अपोजिट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, चलाजा। इंटीग्यूमेंट जिस एरिया को कवर करके रखते हैं उस एरिया को नाम क्या दिया जाता है, तो तुम लोग इसको बेटा नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियस नाम देते हैं। न्यूक्लियस जिस एरिया को कवर करके रखे उस वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं, तब तुम लोग बोलते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक का नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। बाकी के जितनी भी पार्ट मैंने लिखे सबका नेचर डिप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड नेचर है तो इसके अंदर जितनी भी इस टाइप की सेल होंगी उन सब का नेचर भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जो चलाजा की तरफ रहेंगी उन सेल को नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोग बोलेंगे बेटा कि ये एंटीपोडल सेल है।
इस वाली सेल को नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोग बोलेंगे कि सेंट्रल सेल, और इनको नाम क्या दिया जाए, तब तुम लोग बोलेंगे बेटा कि ये एग एपरेटस है। तो यहाँ पर सेंट्रल सेल जो है वो नेचर है डिप्लॉइड, बाकी का सबका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। अब क्वेश्चन सुनो, इससे क्या है कि भाई जो इंटीग्यूमेंट का ओरिजिन पॉइंट है, वो इंटीग्यूमेंट का ओरिजिन पॉइंट कहां से, चलाजा से है कि माइक्रोपाइल से है, तो आंसर क्या देना है, चलाजा वाले पोर्शन से है। सेकंड क्या रखना है कि एग सेल किसके अपोजिट में है, तो एग सेल चलाजा के जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट है, या हम लोग ये बोलते हैं कि माइक्रोपाइल के जस्ट बैक साइड में प्रेजेंट है। सेकंड, आगे चल करके एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प कौन करेगी, तो ये एग सेल हेल्प करेगी। इसके साथ साथ एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगी, तो सेंट्रल सेल हेल्प करेगी। इतना सा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा तुम लोगों को क्या रखना है कि जब ये 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जब रेडी होती है, तो इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता कैसे है, तो तुम लोगों को बेटा बड़ा अच्छी तरीके से आता होगा। सीधा सीधा रखना है कि भाई ओव्यूल के अंदर हम लोग मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है मियोसिस, जिससे यहां पर इस हिसाब से लीनियर टेट्राड बनता है। कैसा टेट्राड है बेटा, लीनियर टेट्राड है। और लीनियर टेट्राड में से लोअर वाला जो पोर्शन है वो तो माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है, अपर वाला जो पोर्शन है वो चलाजा वाला पोर्शन है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो लोअर वाले पार्ट में 3 सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। ये 3 सेल्स जो हैं वो क्या है, इनएक्टिव कंडीशन में डीजनरेट हो चुकी हैं, तो केवल एक सेल एक्टिव रहेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर सेल, जिसका प्लॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इस मेगा स्पोर जो फंक्शनल सेल है, यहां पर ये मेगा स्पोर फंक्शनल सेल, इसमें बेटा आगे चल करके माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस जब डिवीजन होता है तब यहां पर 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और बोथ न्यूक्लियस एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ मूव होंगे, और मूव होने के बाद इस हिसाब से अपोजिट पोल की तरफ, तो डाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, 2 न्यूक्लियस स्टेज आ गई। इसके बाद कंटिन्यू 2 टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा, तो बोथ पोल की तरफ 2 न्यूक्लियाई, आगे चल करके फिर से डिवीजन होगा, तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई, इस हिसाब से ये प्रेजेंट हो गए। तो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ये रेडी हो गई। तो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में पर पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव होगा, और मूव जैसे ही होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस हिसाब से ये कंडीशन आ गई। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तब जाकर के यहां पर इस हिसाब से तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर रेडी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक क्यों बोला, क्योंकि ओनली 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व होती है। पॉलीगोनम टाइप का भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मोर देन 1 सेल का इन्वॉल्वमेंट है, तो पॉलीगोनम टाइप का। तो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। जरूर नहीं है एंजियोस्पर्म प्लांट दे, किसी भी प्लांट का वो नाम भी दे सकता है। तो पॉइंट याद रखना कि एंजियोस्पर्म की कंडीशन किस किस हिसाब से है। तो तुम लोगों को डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन क्या किया है, तो डायग्राम को बेटा देखना कि डायग्राम की कंडीशन जो है, कि डायग्राम की जो कंडीशन है वो क्या है कि इस ये तो हो गया माइक्रोपाइल वाला एंड। तो इसमें बेटा इस वाली सेल को नाम दिया गया कि ये है मेगास्पोर मदर सेल, साइज थोड़ा लार्ज है तो इसीलिए नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में आगे चल करके डिवीजन हुआ, तो डिवीजन होते ही हम लोग क्या देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जैसे डिवीजन करेगी तो ये मेगास्पोर टेट्राड 1 2 3 4, तो मेगास्पोर टेट्राड हो गया, जिसमें से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे और एक क्या रहेगी केवल फंक्शनल। तो ये तो 3 तो हो गई इनएक्टिव कंडीशन में, ये केवल क्या रहेगी फंक्शनल रहेगी। तो इसमें आगे चल करके फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा, तो 2 न्यूक्लियाई बने,
इसमें फिर से डिवीजन हुआ तो 2 से ये हो गए, इसमें फिर डिवीजन हुआ तो इससे ये आगे चल करके हो गए। तो यहां पर जो डिवीजन चलेगा वो माइटोसिस डिवीजन चले। कौन सा डिवीजन हो जाए बेटा? माइटोसिस डिवीजन चले। तो माइटोसिस 1 2 3, तो 3 टाइम माइटोसिस, 1 टाइम क्या हो रहा है इसमें? मियोसिस। तो पहले मियोसिस बोलोगे ओनली 1 टाइम, और 3 टाइम क्या हो जाता है? माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन होने के बाद अब पर पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर वाले पार्ट में मूव होगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो जाता है। तो ये तो हो गई लार्ज सेल, जिसको नाम दिया गया है क्या? सेंट्रल सेल। अपर वाले पार्ट में जो ये रेडी हुई हैं, इन वाले पार्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं? क्योंकि अपर वाला जो पार्ट है वो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ है, लोअर वाला जो पार्ट है वो चलाजा की तरफ है। तो चलाजा की तरफ जो रहेंगी वो एंटीपोडल सेल, और माइक्रोपाइल की तरफ जो रहेंगी उनको हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस, जिसमें से एक एग सेल और 2 सिंडजेड सेल रहेंगी। इन सिंडजेड सेल्स की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो इनमें बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो आगे एक्सप्लेन की है। तो इन सिंडजेड सेल्स के अंदर जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है, पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, एम्ब्रियो सेक की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये याद रखना है तुम्हें। फिर आगे क्लास में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास मेल पोर्शन रेडी हो गया, फीमेल पोर्शन रेडी हो गया। तो इस मेल वाले पार्ट को, पॉलन ग्रेन्स वाले पार्ट को आगे चल करके स्टिग्मा वाले पार्ट पर ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को नाम क्या दे दिया गया? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन की जब बात करते हैं तो एनसीईआरटी यहां पर 3 टाइप की एक्सप्लेन कर देती है कि एक तो कंडीशन है यहां पर ऑटोगैमी, सेकंड कंडीशन है यहां पर जेटेनोगैमी, और लास्ट में जो कंडीशन है वो जीनोगैमी है। तो ऑटोगैमी में कंडीशन क्या रहेगी कि भाई कोई भी ये फ्लावर है तो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाए, तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेम टाइप के ही फ्लावर्स पर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो जेनेटिकली और इकोलॉजिकली सब तरह से ऑल टाइप से अगर बात करें तो वो ऑटोगैमी को ही रिप्रेजेंट करेगा। जेटेनोगैमी में क्या करते हैं? तो प्लांट तो रहता है सेम, बट फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट। तो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस पर जब ट्रांसफर होंगे तो जेटेनोगैमी है। तो जीन तो दोनों के सेम है, तो जेनेटिकली तो सिमिलर है, ऑटोगैमी है, बट क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है इकोलॉजी के बेस पर। जीनोगैमी में क्या है कि प्लांट ए और प्लांट बी, तो इस प्लांट का फ्लावर और इस प्लांट का फ्लावर, तो इस प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अदर फ्लावर प्लांट के फ्लावर के पोलन स्टिग्मा वाले पार्ट पर ट्रांसफर होते हैं। तब ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी जो है इकोलॉजिकली या जेनेटिकली जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करे। तो यहां पर एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इस हिसाब से ये। तो यहां पर ये जो फ्लावर की जो कंडीशन ये रिप्रेजेंट की हुई है, फ्लावर की जो ये कंडीशन रिप्रेजेंट की है, तो इस वाले फ्लावर को याद, इस प्लांट को याद रखना कि ये प्लांट की जो कंडीशन है कॉमेलिना प्लांट या ऑक्जेलिस प्लांट या वोयला प्लांट की इनकी बात कर लें, तो इन प्लांट के अंदर हम लोगों को 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक तो एरियल पार्ट में और एक अंडरग्राउंड पार्ट में। तो जो एरियल पार्ट में रहेंगे उनको चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, जो कि आगे चल करके ओपन भी होते हैं, और ओपन जब होंगे तो इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी। जो कि अंडरग्राउंड है जिनको हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते, उनके अंदर ऑलवेज हमें क्या देखने को मिलेगी? तब आंसर देना है ऑटोगेमी। तो याद रखना कि ऑटोगेमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी बोथ कंडीशन किस किस टाइप के प्लांट के अंदर देखने को मिलती है? तो 3 प्लांटों के ये नाम याद रखना। तो पॉलिनेशन में बेटा हम लोग चल रहे हैं, तो पॉलिनेशन में जैसे विंड पॉलिनेशन है, एयर मतलब विंड पॉलिनेशन हो जाए, वाटर पॉलिनेशन हो जाए, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाए, तो सबसे फर्स्ट दे रखा है विंड पॉलिनेशन। और यहां से बेटा नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट देकर के डायग्राम के बन था, और डायग्राम देने के बाद यहीं से इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसी स्टेटमेंट को आगे चल करके एनसीईआरटी में मतलब पेपर में एज इट इज दिया था।
तो डायग्राम का याद रखना। तो यहाँ पर जब ये रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करता है, तब तुम लोग बोलते हैं कि ये विंड पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, एनिमोफिली को रिप्रेजेंट करता है। और विंड पॉलिनेशन की कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है, तब तुम लोग ग्रास बोल सकते हैं। और ग्रास के साथ साथ बेटा आंसर बोलोगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है। सेकंड बात ये याद रखना कि हिल्स वाले एरिया में हम लोग जब जाते हैं तो स्काई की तरफ जब देखते हैं तो येलो येलो ऑब्जर्व होता है, तो येलो पार्ट दिख गया है तो पोलन ग्रेन्स। ऑप्शन में पॉल्यूशन भी दे देता है तो वो पोलन ग्रेन्स हैं। किसके थ्रू आए, विंड के थ्रू आए, तो विंड पॉलिनेशन वो शो करते हैं। और हिल्स वाले एरिया में पाइनस प्लांट हमें जनरली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि वाटर पॉलिनेशन वाला पोर्शन है। तो वाटर पॉलिनेशन की जो वेलिस्नेरिया के अंदर कंडीशन दे रखी है वो किस टाइप की है, एपी हाइड्रोफिली कंडीशन है। तो एपी हाइड्रोफिली वाले पार्ट में कि ये तो मेल फ्लावर वाला पार्ट हो गया और ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया। तो मेल फ्लावर वाला पार्ट वाटर की सरफेस पर जाएगा और वाटर की सरफेस पर जब जाता है तब उसको स्टिग्मा रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन की इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। इतना सा रखना है। फिर आगे की कंडीशन हम लोग जब देखते हैं तो नेक्स्ट इंसेक्ट पॉलिनेशन है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर के कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे नेक्टर फिल्ड होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और ब्राइटली कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाकर के इंसेक्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। अब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा वाले पार्ट पर ट्रांसफर हो गया। तो स्टिग्मा तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है। तो सेम टाइप के जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर होंगे तो उनको रिकॉग्नाइज करती है कि सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। तो स्टिग्मा जैसे ही रिकॉग्नाइज कर ले तो रिकॉग्नाइज करने के बाद पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं। तो ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन का है। पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट हो जाए तो आगे चल करके ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है स्टेल वाले एरिया में। इसके बाद पॉलन ट्यूब की एंट्री रिप्रेजेंट की गई है इस ओवेरी वाले एरिया के अंदर। तो जैसे ही बेटा ये ओवेरी वाला पार्ट के अंदर स्टिग्मा पॉलन ट्यूब जब एंटर करती है तो यहां पर जो ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है ये, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये तो डेस्ट्रॉय हो जाए, डिजनरेट हो जाए और इन मेल गैमेट वाले पार्ट को आगे चल करके इस सिनर्जिड वाली सेल्स के अंदर कर दिया जाता है रिलीज। तो वन सिनर्जिड सेल्स ब्लास्ट होगी। तो ब्लास्ट जब होती है तो इसी वाले एरिया के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है मेल गैमेट्स को। तो यहां पर रिलीज कर दिए गए ये मेल गैमेट्स। तो एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा और एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई की कंडीशन है n+n, एग सेल की कंडीशन n, मेल गैमेट n। तो इन दोनों के फ्यूजन से तो 3n कंडीशन, इन दोनों के फ्यूजन से जो कंडीशन बनेगी वो 2n कंडीशन। तो जो आगे चल करके रिप्रेजेंट करती है जायगोट और ये रिप्रेजेंट करती है बेटा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो अंदर न्यूक्लियस होगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितने टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ। तो कंडीशन क्या हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन की। तो डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट ऑब्जर्व हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन बेटा हो जाए तो ये जो एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर थी आगे चल करके कन्वर्जन होना इसका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल लिखी हुई है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल लिखी हुई है। अब यहां पर बचा कौन, एक तो ये जायगोट वाला पोर्शन और एक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो मैच्योर एंडोस्पर्म बना देती है। अब नंबर आ गया किसका, जायगोट का। तो जायगोट वाले पार्ट के अंदर इस वाले जायगोट की हम लोग जब देखते हैं तो इसमें बेटा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो एक ये अपर सेल और एक ये लोअर सेल। इस वाली सेल को तो हम लोग नाम देते हैं बेसल सेल, इस वाले पार्ट को हम लोग नाम देते हैं चलाजल सेल या एक्टिव सेल। तो इस बेसल सेल के अंदर कंटिन्यू ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो कंटिन्यू ट्रांसफर जब डिवीजन होगा तो ये 7 से 10 सेल रेडी होंगी। तो 7 to 10 सेल स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं, तो सस्पेंसर नाम देते हैं। इसका जो लास्ट जो सेल है उसकी सॉलिड कंडीशन हमें देखने को मिलती है, उस
सेल को बेटा नाम क्या देते हैं, तो हॉस्ट्रियम नाम देते हैं। ये हॉस्ट्रियम क्या करता है, तब तुम लोग याद रखना कि यहां पर मान लो एंडोस्पर्म है, तो इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इस एक्टिव सेल को प्रोवाइड कराए। अब यही एक्टिव सेल आगे चल करके एम्ब्रियो डेवलप करती है, तो ये इस हिसाब से सर्कल जैसे फॉर्म में, तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो डेवलप हो गया। इसमें चेंजेस आते हुए चलते हैं, तो आगे चल करके ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में जब डेवलप होता है, तो जो ये आउटर ग्रोथ हमें ये देखने को मिल रही है, ये कॉटिलीडन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। याद रखना कि ये कॉटिलीडन्स को रिप्रेजेंट करें, तो ये डाइकॉट हो गया। कॉटिलीडन्स जिस जगह पर फ्यूज होते हैं उस वाले एरिया को नाम क्या देते हैं, तब तुम लोग बोलोगे कि उस एरिया को प्लम्यूल बोलते हैं। प्लम्यूल के जस्ट बैक साइड में प्रेजेंट क्या होता है, तब तुम लोग बोलते हैं कि यहां पर एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होगी। एम्ब्रियो एक्सिस का ये वाला पोर्शन क्या है, तब तुम लोग बोलते हैं कि ये रेडिकल पोर्शन है। इस वाले पार्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो ये एपिकोटल या सूट वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर ये टू कॉटिलीडन्स, यहाँ पर ये वाला पोर्शन प्लम्यूल वाला पार्ट, इसके जस्ट वाले पार्ट में ये एम्ब्रियो एक्सिस, तो ये वाला पोर्शन हो गया इसका रेडिकल। तो हो गया ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो का, इस हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करते हैं। तो डाइकॉट और मोनोकॉट की जब बात करते हैं, तो ये तो अभी एक्सप्लेन किया, तो तुम लोग बेटा यहाँ पर हाइपोकॉटल, रेडिकल और इनको याद रखना है, इनकी पोजीशन। सेकंड, मोनोकॉट के रेफरेंस में याद रखना है कि इसके अंदर जो कॉटिलीडन्स है उसको नाम क्या देते हैं, तो स्कुटेलम नाम देते हैं। स्कुलेटम के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस का अपर वाला पार्ट कॉलियोप्टाइल किसको प्रोटेक्शन देता है, सूट एपेक्स को। लोअर वाला पार्ट कॉलियोराइजा किसको प्रोटेक्शन देता है, रूट कैप। रूट कैप के जस्ट बैक साइड में क्या रहेगा, रेडिकल। तो पोजीशन एक एक की याद रखनी है कि किसकी पोजीशन कहां पर है। इसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह दे रखे हैं कि इसमें कौन की कंडीशन कहां पर है, तो बेटा ये तुम्हें थोड़ी सी याद नहीं है कि यहाँ पर ये जो दे रखा है वो फॉल्स फ्रूट को लेकर के है। यहाँ पर जो डायग्राम दे रखे हैं एप्पल का और स्ट्रॉबेरी का, जो फॉल्स फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हम लोग खाते हैं वो खाने वाला पार्ट क्या है, थैलेमस वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, ये पोर्शन तुम्हें याद रखना है। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बेटा अगर हम लोग डायग्राम वगैरह की बात करें, तो इसके डायग्राम में क्या है, तो तुम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो पी प्लांट के अंदर 34 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिनमें 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे के साथ कोई भी ब्लेंडिंग नहीं करते, वन कैरेक्टर का अदर कैरेक्टर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो सारे के सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तुम लोगों को बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो याद रखने हैं कि भाई कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव रहेगा। तो यहाँ पर एक एक को याद होगा ये सारा का सारा पोर्शन। एक एक को बेटा ये पोर्शन याद होगा। तो इसमें तुम लोगों को वो टेबल से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई 4 ऑप्शन के बन रहेंगे, तो उनमें से डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करा लेता है कि भाई डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से और रिसेसिव कैरेक्टर कौन कौन से। तो बेटा तुम लोगों को वो आइडेंटिफाई भी करने हैं, इसमें तो इतना समझाने लायक नहीं है। आगे की हम लोग बात करते हैं, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तब तुम लोग याद रखोगे कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेंडल की टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो पी प्लांट पर, और पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल बनाना है, मतलब मेल पार्ट को रिमूव करना, और मेल पार्ट को रिमूव करना ही मैस्कुलेशन है। तो वही सारा का सारा पोर्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो वही उस पोर्शन को यहाँ पर समझना कि पोर्शन क्या है बेटा, कि इस फ्लावर वाले पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, इस फ्लावर वाले पोर्शन की बात करें, तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये तो बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्टिग्मा वाला पार्ट, मतलब फीमेल वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऐसे बेटा हम लोग यहां पर इन वाले पार्ट्स की अगर बात करें, यहां पर ये वाले जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एंथर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मेल वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो फ्लावर है इसका नेचर कैसा है, तो आंसर क्या देते हैं कि ये बाइसेक्सुअल है। नेचर कैसा है इसका, बाइसेक्सुअल इसका नेचर हो जाए। तो इस बाइसेक्सुअल वाले पोर्शन में से हम लोग करते क्या है, तब तुम लोगों को सीधा याद रखना है कि इस मेल पोर्शन को यहां से रिमूव करना, माइनस करना है। तो माइनस करना है तो बेटा देखो यहां पर ये सीजर लगा हुआ है, ये सीजर वाला पोर्शन है ये, और ये कोई ये मेंडल हो गया, कटिंग कर रहा है। तो कटिंग भी केवल किसके, देखो मेल पोर्शन की कटिंग हो रही है, केवल मेल वाले पोर्शन कट होंगे। तो मेल वाले पोर्शन का कट होना किसको रिप्रेजेंट करता है, एमैस्कुलेशन। और उसके बाद किसी अदर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करते हैं। तो आगे चल करके हम लोगों के पास रेडी क्या हो जाती है, एक नई ब्रीड रेडी होगी। तो मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता है तो वो क्या देखता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉस करा करके देखता है। 1 कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करता है, 2 कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करता है। तो 1 कैरेक्टर को लेकर के जब स्टडी करता है तो वो करता है क्या है कि जनरल से टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, और टॉल और ड्वार्फ की जो कंडीशन है बेटा वो प्योर है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो जब यहां पर पेरेंटल होमोजाइगस है, इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंटल की कंडीशन इस हिसाब से है। तो इनसे जब गैमेट बनेंगे तो ओनली 1 टाइप के गैमेट बनेंगे। जैसे हम लोग बात कर लें कि फीमेल जैसे रहती है तो उसमें एक्सएस क्रोमोसोम है तो एक्स टाइप का ही वो बनता है, मेल है तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है तो एक्स टाइप का स्पर्म बनता है और वाई टाइप का स्पर्म बनता है। तो यहाँ पर 1 टाइप की ही कंडीशन है तो 1 टाइप के ही गैमेट बनेंगे। अब इन गैमेट में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आ गई भाई जनरेशन, संतान पैदा हो गई। तो इस जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है। तो डोमिनेंट कौन है यहाँ पर, टॉल है। तो यहाँ पर जो जनरेशन में ये आएगी वो टॉल रहेंगे, 100% टॉल। प्योर है कि इम्प्योर है, तो इम्प्योर है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो टॉल एंड डॉफ के मिड में क्रॉस कराते हैं तो A1 जनरेशन में प्योर पेरेंटल कैरेक्टर, तो प्योर पेरेंटल कैरेक्टर एक भी नहीं है। प्योर पेरेंटल के लिए कैपिटल टी होना चाहिए, स्मॉल टी, बट यहां पर तो हाइब्रिड है तो प्योर पेरेंटल कैरेक्टर 0%, पेरेंटल कैरेक्टर 100%, प्योर डॉफ कैरेक्टर 0%, प्योर टॉल कैरेक्टर 0%। अब जो A1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने उन प्लांटों के मिड में आपस में ही क्रॉस करा दिया। तो आपस में ही जब क्रॉस करा करके देखा तो कंडीशन क्या देखी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब अब ये पेरेंट्स बन चुके हैं। इनके मिड में जब क्रॉस कराया तो कंडीशन इस हिसाब से बेटा इनके मिड में हो गई। तो यहां पर कंडीशन इस हिसाब से हमें ये ऑब्जर्व होती है। तो टॉल तो टॉल की जो कंडीशन है वो 75% और ड्वार्फ की जो कंडीशन है वो कितनी हो गई, 25% हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब प्योर टॉल और डॉफ के मिड में क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में प्योर पेरेंटल, तो प्योर पेरेंटल कैरेक्टर ये हो गए 25 50%, हाइब्रिड कैरेक्टर 50%, प्योर टॉल पेरेंटल कैरेक्टर 50%, प्योर डॉफ पेरेंटल कैरेक्टर 50%, हाइब्रिड कैरेक्टर 50%। इस हिसाब से तुम्हें कैरेक्टर का बेटा आंसर देना है। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बातें हैं। तो ये यहाँ पर तुम लोगों को कंडीशन रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये तो हो गया बेटा 75% और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है 25%। आगे चल करके वहां पर सेम कंडीशन अब ये पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में दे रखी है। सेम कंडीशन है कि भाई प्योर एंड डॉफ के मिड में क्रॉस करा रखा है। तो क्रॉस जब कराया तो ये जनरेशन आगे चल करके हमें देखने को मिली है। तो ये F1 जनरेशन है तो ऑल प्लांट कैसे हैं, टॉल है। इनके मिड में क्रॉस करा दिया है तो क्रॉस कराया तो 3 तो ट्रॉल, 1 क्या है डॉफ, मतलब 75 और 25 की कंडीशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये जो दे रखा है तुम लोगों को टेस्ट क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस का बेटा तुम लोगों को आइडिया पहले से ही होगा
कि हम लोग F1 का क्रॉस किसके साथ करा करके देते हैं, तब तुम लोग बोलते हैं कि रिसेसिव पेरेंटल के पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पर अभी कंडीशन जो बन करके आई वो ये थी, इससे तो 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, इससे ओनली 1 टाइप का गैमेट बनेगा। तो कंडीशन ये आ गई हम लोगों के पास। तो ये तो टॉल है और इसकी कंडीशन क्या है, ड्वार्फ है। ये बेटा 50% और ये क्या है 50% हो गया। तो इसी हिसाब से तुम लोगों को ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें रिप्रेजेंट क्या किया हुआ है वो देखना कि भाई होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस, होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस डोमिनेंट के साथ करा दिया। तो इनके साथ जब क्रॉस कराया तो ये जनरेशन हमें केवल डोमिनेंट वाली मिली। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस वाले पार्ट का क्रॉस, इस वाले पार्ट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करा करके देखा तो कंडीशन वही 50-50% वाली आ गई। अभी जो करके देती वो 50-50% वाली आ गई। तो हाफ फ्लोरल कैरेक्टर वायलेट कलर के और हाफ कैरेक्टर व्हाइट, मतलब 50-50% कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जो कोई भी डोमिनेंट जीन कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तब उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जिसमें तुम लोगों को अच्छे से किया हुआ है कि रेड फ्लावर का क्रॉस और व्हाइट फ्लावर के साथ जब गिराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल हम लोगों को पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। जिनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो कंडीशन ये आती है 25%, 50%, 25%। तो इनका जब रेशो निकालते हैं तो 1:2:1। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशो निकल के आता है वो 1:2:1 निकल करके आता है। ऐसे ये कंडीशन दे देता है। एक बेटा क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या है वो सुन लो कि भाई हम लोग कोई एक ए प्लांट का क्रॉस बी प्लांट के साथ कराते हैं तो ए प्लांट तो जो है तो वो डोमिनेंसी को शो करता है और ये बेटा रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो बताओ इसकी प्रोजेनी के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो क्या होगा। और सर इसमें तो डाटा इनसफिशिएंट, ऐसे तो बोल नहीं सकते, ऑप्शन में भी होगा। तब तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा बोला वैसा करो। तुम्हें पता है कि अगर डोमिनेंसी शो होती तो फिनोटाइप रेशो 3:1 होता, इसका रेशो 1:2:1 होता। तो क्रॉस करा दो इनका आपस में। तो क्रॉस जैसे कराएंगे तो 3:6:3:1:2:1 ये आ गया। लो भाई 3 का मल्टीप्लाई कर लो फिर 1 का मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी इच्छा है 1 का पहले कर लो फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लो। जीनोटाइप रेशो की अगर बात करता तो 1:2:1, 1:2:1 इनका मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारे पास आंसर निकल कर गया जाए। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेकंड दे रखा है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस कि 2 कैरेक्टर लेकर के प्रोजेनी की स्टडी की जाती है कि भाई 2 कैरेक्टर जब लेते हैं तब आगे चल करके कंडीशन क्या ऑब्जर्व होगी। तब तुम लोग कि भाई राउंड येलो, रिंकल्ड येलो इनके मिड में जब क्रॉस कराते हैं तो खूब अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई फिनोटाइप जो है वो 9:3:3:1 निकल करके आता है। तो जीनोटाइप पढ़ते हैं कि भाई 1:2:1:2। इस हिसाब से तुम लोग 12-24 12 एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है वो तो समझ लो, करना कुछ नहीं है, सीधी सी ऐसे रखनी है टेबल। इस हिसाब से थोड़ा सा समझने के लिए जो क्वेश्चन में आए बस ऐसे बना करके छोड़ देना। अब यहां से क्वेश्चन तुम्हारे सारे निकल जाएंगे कि भाई जब तुम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे जब चलेंगे और ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर चलना है बस। तो कॉर्नर टू कॉर्नर चलेंगे तो इस कॉर्नर से जब इस कॉर्नर पर आएंगे तो इस पर जो जनरेशन रहेंगी वो सारी की सारी ऐसी, और इनका नंबर कितना रहेगा 4। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जब चलेंगे तो यहां पर जनरेशन कैसी बनेगी तो RR YY हिसाब से। अब कैपिटल R को रख लो, इनको स्मॉल कर लो। सेकंड नंबर पर कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। नेक्स्ट नंबर पर तुम लोग स्मॉल r कैपिटल Y। लास्ट में जाकर के दोनों को स्मॉल कर दो तो ये जनरेशन बन करके आ जाए।
अब बाकी की जो जनरेशन रहेंगी तो उन जनरेशन में कभी तो कंडीशन ये बनेगी, कभी कंडीशन ये बनेगी, कभी कंडीशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हिसाब से ऐसे कंडीशन बनती हुई चले। तो जब इस हिसाब से कंडीशन बनती हुई चले तो इनका नंबर कितना रहेगा, तब तुम्हें बोलना है कि इनका नंबर 2 रहेगा। कंडीशन इस हिसाब से भी बन सकती हैं, ऐसे भी कंडीशन बनेंगी, या कंडीशन इस हिसाब से भी बनेंगे। तो इन सब का नंबर कितना कितना रहेगा, तो 2 रहेगा। तो तुम लोगों को याद क्या रखना है कि इस वाले के जो ये हैं इनका नंबर 4, ये वाले जो हैं इन सब का नंबर 1 1 है। तो जो आता है ना जीनोटाइप रेशो में 1 12 24 12 12 1, तो जो 1 1 आ रहा है तो ये 1 1 ये है। तो जो 24 बोला जाए, जो 4 बोला जाता है वो ये है। बाकी के जो 2 रह गए तो वो जो बाकी के कॉलम में रहते हैं वो सारे के सारे ये वाले पोर्शन है जो कि 2 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे निकालना है। अब बात आती है कि 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो, ये भी तो आता है कि 9 रेशो कि 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 भी आता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के जो रहेंगे ये तो बेटा रिप्रेजेंट करता है राउंड एंड येलो, ये रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड एंड येलो, वो रिंकल्ड एंड ग्रीन को। अब बाकी का जो ये है इसको राउंड येलो है तो इसको तुम लोग ग्रीन कर दो। यहां पर राउंड बोल चुके हैं तो यहां पर अब तुम लोग रिंकल्ड बोल दो और येलो बोल दो, बस हो गया लो आंसर। तो कोई भी पूछ ले कि भाई डायहेब्रिड क्रॉस जब अगर आते हैं तो पेरेंटल कैरेक्टर कितना है, तो पेरेंटल कैरेक्टर ये है, तो कितने में से 16 में से तो 10/16 इंटू 100 कर लो। हाइब्रिड कैरेक्टर कितना है, तो हाइब्रिड में तुम लोग बोल सकते हैं 6/16 इंटू 100 बोल सकते हैं। तो जैसा वो क्वेश्चन बोलेगा वैसा निकाल देना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट ये बेटा तुम लोगों को दे रखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाले पोर्शन से कैसे रखना है वो सुन लेना कि भाई तुम लोगों को सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं बेटा तो वहां पर G1 S G2 फेज पढ़ते हैं। तो ये पता है कि एस फेज में जेनेटिक मटेरियल अमाउंट जस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है ये G1 फेज की देखना, मतलब तुम लोगों को केवल ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। यहां पर जब कंडीशन देखें तो जेनेटिक मटेरियल इतना है, तो जैसे ही एस फेज को क्रॉस करके आगे बढ़ा होगा तो जेनेटिक मटेरियल जस्ट डबल हो गया होगा। देखो जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो जैसे ही फिर ये म्यूसिस फर्स्ट में पहुंचता है, तो म्यूसिस फर्स्ट में जब पहुंचेगा तो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, तो एनाफेज में ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो क्रोमोसोम पेयर के पेयर में ये सबसे सेपरेट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन एक दूसरे सेपरेट होते हुए रिप्रेजेंट होगा। तो यहां पर डायरेक्ट एनाफेज, तो ये वाला पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, तो सेपरेट होकर के ये आ गया। अब मियोसिस सेकंड में जैसे एंटर करेगा तो जो क्रोमोसोम की कंडीशन है जो हाफ हाफ क्रोमेटिड में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहां से ब्रेक होगा, ऐसे ये यहां से सेपरेट होगा। तो देखो ये सेपरेट हो गया, तो लास्ट में जाकर के रेडी क्या हो गई हमारे पास जर्म सेल, प्लॉइडी क्या रहेगी इसकी, हैप्लॉइड रहेगी। तो ये एक तरह से क्रोमोसोम का सेपरेशन बताया कि जैसे जीन सेपरेट होते हैं वैसे ही क्रोमोसोम भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और क्रोमोसोमल थ्योरी को आगे चल करके प्रूव किसने कर दिया, सट्ट एंड बॉबरी ने दे दिया, मॉर्गन ने उसको प्रूफ भी किया है। आगे यहां पर तो बेटा ये जो रिप्रेजेंट करता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, कि क्रोमोसोमल थ्योरी में क्रोमोसोम का सेपरेट होना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर ये वाला जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ की अगर बात करें तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो सुनना इसका बड़ा अच्छे से कि यहां पर एक पोर्शन तो बेटा ये है, सेकंड पोर्शन ये, तो एक एक स्टेटमेंट समझना, बड़ा प्यारा है, समझ में आ जाएगा कि क्रोमोसोम पेयर में दे रखे हैं। यहां पर ये G1 S और G2 जो फेज है उस फेज के बाद डायरेक्ट एना फेज पर पहुंच गया है। तो एना फेज में जब जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो देखो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेपरेट हो गया। इसके बाद यहां से पोर्शन का सेपरेशन हुआ, तो देखो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो समझना क्या हो रहा है इसमें कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो
वन क्रोमोसोम का अदर क्रोमोसोम पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर इसमें बताया भी है कि यहाँ पर जो ये लॉन्ग ऑरेंज है इसके साथ साथ ये ग्रीन सॉल्ट है, ये येलो लॉन्ग है, रेड सॉल्ट है। जब ये एक दूसरे सेपरेट होते हैं तो ऑरेंज का ग्रीन पर या ऑरेंज का येलो पर और रेड का ग्रीन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब तुम लोग बोलें कि जीन एक्सचेंज होते हैं तब भी इंपैक्ट बढ़ सकता है क्या? तब यहां पर देखो जीन एक्सचेंज कर दिए कि यहां पर ऑरेंज के साथ जब ग्रीन था तो यहां पर रेड आ गया, जीन एक्सचेंज हो गए। जीन एक्सचेंज हुए तो वापस से वही प्रोसेस हुआ सेपरेशन का, फिर ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हुए। तब भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ऑरेंज का रेड पर इंपैक्ट नहीं है, रेड का ऑरेंज पर इंपैक्ट नहीं है, और येलो का ग्रीन पर इंपैक्ट नहीं है, और ग्रीन का येलो पर इंपैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वन क्रोमोसोम अदर क्रोमोसोम पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, इतना सा तुम्हें पोर्शन याद रखना था। इसके बाद इनको एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए दे रखा था ड्रोसोफिला का, और सुना होगा एक सॉन्ग भी चल रहा है कि बलमा छोटा नागिन जैसा, कुछ ऐसा करके चल रहा है कि उसका बलमा छोटा। तो बलमा छोटा मतलब मेल छोटा, और फीमेल क्या है बेटा, बड़ी है। और तुम लोग देख भी लेना, फीमेल जो है वो झुकती नहीं है, मेल झुकता है। मेल को छोटा बनना आता है, फीमेल छोटी नहीं बनती। ये ह्यूमन बींग्स में नहीं है, ये सबके अंदर है। किसी भी टाइप के एनिमल्स की बात कर लें, मेल को छोटा बनना ही पड़ेगा, फीमेल हमेशा बड़ी ही बनती है। इसलिए बेटा सभी से ये गुजारिश है, छोटे जितने भी मेल हैं वो नब के रहें, झुक के रहें, छोटे बन के रहें, क्योंकि ये नेचर का रूल है। बड़े बनने का ट्राई करोगे तो एक्सटेंड हो जाओगे, इसलिए छोटे बन के रहो, मस्त रहो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये बेटा यहाँ पर लिंकेज के रेफरेंस में दे रखा है। इसमें अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वही मैं सीधा सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी का किसी दिन क्लास में ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई यहाँ पर जैसे इस हिसाब से Y और W, इस हिसाब से Y एंड W की बॉडी की जो कंडीशन है वो येलो कलर की है और व्हाइट कंडीशन है, व्हाइट आइज हो जाएंगी। तो ऐसे ही फीमेल वाले पार्सन में वाइल्ड टाइप की है। इन दोनों के मिड में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन जब आती है तो उसका परसेंटेज दे रखा है कि 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू कैरेक्टर का जो कंडीशन है वो 1.3%। इसका मतलब है पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो कम थी। तो जीन एक दूसरे के नियरेस्ट जितने ज्यादा रहेंगे तो न्यू कैरेक्टर आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। एक दूसरे से जितनी ज्यादा नजदीकियां होंगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो आगे चल करके जो एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ चलेगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ने का मतलब है कि रिलेशन ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए बोला जाता है कि लंबी दूरी के जो रिलेशन होते हैं वो नहीं चलते, नजदीकियां जिनमें ज्यादा होती हैं वो रिलेशन जल्दी मतलब लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो इसलिए नजदीक वाले जो रिलेशन है वो बनाने चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उनके ब्रेक होने के चांस ज्यादा हैं, उनके क्रॉसिंग ओवर होने के चांस ज्यादा हैं, उसके डिस्ट्रैक्शन होने के चांस ज्यादा हैं। तो ये भी हमारी लिंकेज थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है। तो जनरल सी बात इतना तो समझना चाहिए, डिस्टेंस मेजर करती, डिस्टेंस जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा, न्यू कैरेक्टर उतने ज्यादा, पेरेंटल कैरेक्टर उतने कम। डिस्टेंस जितना कम रहेगा पेरेंटल कैरेक्टर उतने ज्यादा रहेंगे, न्यू कैरेक्टर उतने कम रहेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर भी होता है। तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा रहेगी तो ब्रेक होने के चांस उतने ज्यादा रहेंगे। ठीक है बेटा, ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, याद रखना है। हाँ, एक पॉइंट तो रह गया कि जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो देखो पेरेंटल कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, 62.8% पे आ गया, और नए लोगों की एंट्री हो गई 37.2%। ठीक है, याद रखना, नए का आना, डिस्टेंस का बढ़ना मतलब न्यू कैरेक्टर आएंगे, और डिस्टेंस कम है इसका मतलब है कि न्यू कैरेक्टर लेस कंडीशन में रहेंगे। ठीक है बेटा,
संबंधों को बना के रखो। इसके बाद है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम भी छोटा रह गया बेचारा एक्स क्रोमोसोम से। याद रखना है कि वाई क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, स्मॉल साइज का रहता है। सेकंड ड्रोसोफिला के केस में भी एक्स वाई एक्स एक्स कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है बेटा, हम लोग बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में थोड़ा सा उल्टा है। मेल जो होगा वो होमोजाइगस और फीमेल जो रहेगी वो हेट्रोजाइगस। ये आरयूएचएस के एग्जाम में आया है कि भाई हेट्रो और होमोजाइगस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लोग बागों ने इसको भी गलत किया है। ये बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेल बेचारा क्या करे, फीमेल के आगे इसकी नहीं चलती। तो फीमेल हनीबी की बात करें तो फीमेल हनीबी के अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं, तो इनको गैमेट बनाने के लिए म्यूस डिवीजन करना पड़ेगा। मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, मेल का काम केवल इतना है संतान पैदा कराने में सिर्फ हेल्प करो, फीमेल पैदा कराने में हेल्प करो, बाकी का कोई रोल नहीं है। सिर्फ प्रोजेनी बनाने के लिए इसका रोल रहता है, बाकी का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि इस मेल की दुर्दशा हमेशा होती ही होती है। अगर ये किसी भी फीमेल के साथ रिलेशन शो करता है तो फीमेल जब एक दूसरे के साथ ये कपलेशन शो करते हैं तो जो मेल पोर्शन का जो सेगमेंट उसको ये कंप्लीटली फीमेल अपने पास रिसीव कर लेते हैं, तो मेल की डेथ हो जाती है। जब फीमेल के साथ क्रॉस करने के लिए जब ये फ्लाइंग कंडीशन करते हैं तो कुछ लोग फ्लाइंग कर ही नहीं पाते, तब डेथ हो जाती है। मान लो किसी का रिलेशन नहीं बना तब भी फीमेल इस मेल की डेथ होती है, तो बेचारे मेल जो है वो फीमेल के चक्कर में मरते ही मरते हैं। इसीलिए कोशिश करो भाई, कर तो नहीं सकते, नेचर ने देखो सब कुछ सेटल करके दिया है, मेल को मरना है फीमेल के चक्कर में, तो फीमेल के चक्कर में मरेगा और आगे चल करके लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि फीमेल को गैमेट बनाने हैं तो म्यूस डिवीजन करना पड़े, और मेल को अगर डिवीजन करना है तो माइटोसिस डिवीजन करना पड़े, तब जाकर के इनकी प्रोजेनी डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये बेटा पेडिग्री का है। पेडिग्री के सीधे सीधे सिंबल याद रखना कि मेल फीमेल सेक्स स्पेसिफाइड है, यहाँ पर अफेक्टेड, ये मैटिंग का, ये मैटिंग बिटवीन रिलेटिव के मिड में है। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव का मतलब है कि एक तरह से ये हिंदू रिलीजन के लिए हो गया और ये अदर रिलीजन्स के लिए हो जाए। इसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स के मिड में क्रॉस हुआ, ये प्रोजेनी है, पेरेंट्स के मिड में क्रॉस अफेक्टेड प्रोजेनी जनरेट हो गई, और यहाँ पर 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है इस हिसाब से। सेकेंड कंडीशन, तुम लोगों को पेडिग्री का ये केस दे रखा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे पेडिग्री यहाँ पर सिखाने की। वैसे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे पेडिग्री के 1-2 दिन में, तब वहां पर पेडिग्री का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सुनना, अगर तुम लोगों को पर जनरेशन के अंदर तुम लोगों को क्या देखने को मिल जाए, डिसऑर्डर देखने को मिल जाए, तो समझ लो वो डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। अब वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो याद रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो मेल मेल को भी हो सकता है, फीमेल फीमेल को भी हो सकता है, मेल मेल को भी हो सकता है। तो अगर मान करके और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब है कि फीमेल को होगा, मेल को नहीं होगा। सॉरी, मेल को भी होगा, फीमेल को। कंडीशन इसकी अप्लाई करके देखते हैं, देखो कैसे। मान करके चलें, जब तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे कि भाई एक्स डी एक्स और एक्स एक्स, ऐसे कंडीशन जैसे ये दे रखी है, एक्स डी एक्स और एक्स वाई, क्रॉस करा करके देख लो इनका, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। इसका एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, तो इसमें एक फीमेल डिसऑर्डर होगा, एक मेल में डिसऑर्डर होगा। मेल में डिसऑर्डर है, फीमेल में डिसऑर्डर है, यहां तक क्राइटेरिया फुल है। तो इसका मतलब यहां पर ये एक्स डी एक्स आ गया, ये एक्स वाई है। तो यहां पर एक मेल के अंदर क्या होना चाहिए, डिसऑर्डर होना चाहिए, बट यहां पर तो किसी भी मेल के अंदर डिसऑर्डर नहीं है, मतलब ये पेडिग्री नहीं है। तो अब कौन सी रह जाएगी, केवल ऑटोसोमल। और इसमें जब किसी भी जनरेशन में, एक भी जनरेशन में अगर डिसऑर्डर नहीं है, इसका मतलब रिसेसिव है। तो रिसेसिव की कंडीशन और डोमिनेंट की कंडीशन तुम लोग बेटा आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। ठीक है, किसी दिन पेडिग्री का एनालिसिस करेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर कि तुम लोगों को सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर दे रखा है। तो सिकल सेल एनीमिया वाले डिसऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब पॉइंट म्यूटेशन जब देखने को मिलेगा तो एक नाइट्रोजनस बेस से रिप्लेस हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस जीन वाले पार्ट में कि जीएजी सीटीसी, इसकी वजह से जो एमआरएनए बनेगा उसका कोडिंग पॉइंट ये रहेगा जीएजी, और इसकी वजह से जो कोड बनेगा अमीनो एसिड का वो ग्लूटामिक अमीनो एसिड रहेगा। तो 6 नंबर पर ग्लूटामिक अमीनो एसिड है। लेकिन म्यूटेशन होने की वजह से इस इस टी की जगह पर क्या आ जाता है, ए आ जाए। तो जब ए आएगा तो यहाँ पर जीयूजी हो जाए, तो जो जी ए जी था वो जीयूजी हो गया। तो जीयूजी जब होगा तो अमीनो एसिड कौन सा आ गया, वेलिन। तो ग्लूटामिक को शिफ्ट किसने कर दिया, वेलिन ने। किस पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर। तो जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर थी वो चेंज होगी। तो हीमोग्लोबिन की जब स्ट्रक्चर चेंज होगी तो जो बाइकॉन्केव कंडीशन थी तो वो आगे चलकर कैसी हो जाएगी, सिकल शेप। जिसका लाइफ ड्यूरेशन 120 डेज का था उसका लाइफ ड्यूरेशन 100 डेज का हो जाए। इसकी वर्क एफिशिएंसी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, इसकी वर्क एफिशिएंसी नॉर्मलाइज रहेगी। कंडीशन एक ये है कि भाई सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जिसके लिए हम लोग ये बोलते हैं HbA 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 HbS HbS और HbS। तो ये नॉर्मल है, कैरियर है, और ये क्या हो गया, अफेक्टेड पर्सन हो गया। तो जो कैरियर पर्सन होगा उस कैरियर पर्सन के अंदर कभी भी मलेरिया डिजीज नहीं होता। तो क्वेश्चन मतलब पूछ भी लेता है कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हम लोगों को जर्नली मलेरिया डिजीज देखने को नहीं मिलती, उसके पीछे रीजन क्या है। तो तुम्हें बोलना है कि वहां पर जर्नली जो लोग वाग हमें देखने को मिलते हैं वो इस सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या है, कैरियर है, और तो कैरियर में ये डिजीज हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम दे रखा है। और डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है वो 21 नंबर क्रोमोसोम की किसकी, ट्राइसोमी की वजह से, मतलब एक्स्ट्रा 1 कॉपी हो जाए। तो यहां पर देखो 1 तो ये है, सेकंड ये है, एक्स्ट्रा कॉपी ये होगी। तो एक्स्ट्रा कॉपी कौन से नंबर पर, 21 नंबर पर होगी। तो एक्स्ट्रा कॉपी जैसे ही बनती है ऑटोसोमल, तो ये भी ऑटोसोमल का नंबर दे रखा है, ये तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो ये किसी भी मेल फीमेल किसी को भी हो सकती है। तो ट्राइसोमी कौन से नंबर की, 21 नंबर क्रोमोसोम की। इसके बाद इसकी बेटा लेबलिंग याद रखना कि भाई ब्रॉड फ्लैट फेस रहेगा, बिग एंड रिंकल्ड टंग रहेगी, और इसके साथ साथ फ्लैट बैक ऑफ हेड। तो इसके सारे के सारे पॉइंट तुम लोगों को याद रखने। नेक्स्ट है बेटा इस डिसऑर्डर में कि तुम लोगों को ये पोर्शन दे रखा है। तो यहां पर ये पोर्शन जो दे रखा है कि टॉल स्ट्रेचर विद फेमाइंड कैरेक्टर्स, मतलब कि ये कंडीशन इससे साफ की है, ट्रांसजेंडर की है। ये कंडीशन जो है वो एक्स नॉट की है। ऐसे याद रख लेना कि इस फीमेल के अंदर प्रॉपर वे में मेल पार्ट प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होते, और इसमें ट्रांसजेंडर में मेल पार्ट के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं। बस इतना सा रखना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट रहेगा बेटा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर रहे। तो इसके साथ साथ हम लोग बेटा यहाँ पर अभी 2 मिनट का रखेंगे ब्रेक। 3 मिनट का रहेगा बेटा आज का ब्रेक।
चलो बेटा चलते हैं अपनी क्लास पे। अब बेटा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के भाई किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं वो जीन जिस डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो आगे चल करके रोल किस हिसाब से करते हैं, कैसे कैसे उनकी कंडीशन होती है वो हमें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है बेटा सुनना आप। बेटा एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना के दे रखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए बेटा तुम लोग पॉइंट क्या रखोगे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जब कभी भी होगा तो उसके लिए पेंटो शुगर चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए और उसके साथ साथ H3PO4 चाहिए। तो जब कभी भी ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तब बॉन्ड कौन सा बनेगा, तब नाम देना है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलना है। तो जैसे ही एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाए तो बनने के बाद एन के बॉन्ड बनते ही जो स्ट्रक्चर रेडी होगी उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, तब तुम लोग बॉन्ड बोलोगे कि इसके साथ फिर रिलेशन शो करता है कौन बेटा H3PO4। और जब H3PO4 इसके साथ बॉन्ड बनाता है तब बॉन्ड कौन सा बनेगा, तब आंसर देना है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये बनेगा। तो फॉस्फो ईस्टर जब बॉन्ड बन जाए तब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाता है, तब तुम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। यहां पर नाइट्रोजनस बेस इस पेंटोस शुगर के साथ जब जुड़ेगा तो फर्स्ट कार्बन के साथ, और H3PO4 जब इस पेंटोस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये फिफ्थ कार्बन के साथ, तब जाकर के एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास रेडी होगा। और न्यूक्लियोटाइड के साथ ही बेटा अगर बॉन्ड बनाता है तो जो स्ट्रक्चर रेडी होती है उसको डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होगा उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। नाम क्या दे दिया बेटा उसको, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, इसको बोल दिया गया है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हुए चले और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हम लोगों के पास रेडी होती हुई चलेगी। ठीक है बेटा। तो यहां पर जो तुम लोगों को ये इसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है तो तुम्हें याद क्या रखना है कि भाई यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड और ये हो गया बेटा फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। तो मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट होंगे तो जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होगी उस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस ATGC है तो समझ लो कि डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस वाले पोर्शन में AUGC है तो समझ लो उसके अंदर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, आरएनए का। बस इतना सा रखना है कि ATGC अगर नाइट्रोजनस बेसिस है तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और AUGC प्रेजेंट है समझ लो आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाए, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब चेन बनेगी तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ इस हिसाब से पैरेलल में प्रेजेंट होती हैं। तो पैरेलल में जब प्रेजेंट होंगी तो एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और सेकंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्टेड रहेंगी। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका मतलब डीएनए है। अगर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसका कंडीशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो समझ लो उसकी कंडीशन क्या है, वो आरएनए है। तो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो डीएनए और आरएनए का याद रखना। डीएनए हम लोगों को जनरली अगर ऐसे ऑब्जर्व नहीं होगा तो इस हिसाब से ऐसे हेलिकल फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, तो किसी ना किसी कंडीशन में हम लोगों को वो ऑब्जर्व हो सकता है। तो यहां पर फिर देखो कंडीशन हम लोगों के लिए रिप्रेजेंट क्या की है कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड और फोर्थ न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया।
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर वन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाती हैं, जो एक दूसरे के साथ जब बाइंड होती हैं, तो ए और टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, टी ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी जी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ बाइंड हो गई और रेडी क्या हो गया हमारे पास, एक डीएनए रेडी हो गया। तो डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर आ गई। तो डीएनए की जब हेलिकल स्ट्रक्चर आती है तो इस डीएनए वाले पोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि डीएनए का इस हिसाब से हेलिकल फॉर्म, ये बेटा डीएनए का हेलिकल फॉर्म। तो डीएनए के वन हेलिकल की अगर बात करें तो इस वन हेलिकल का लेंथ कितना है, तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम हो जाए। इस लेंथ की जैसे हम लोग बात करते हैं, लेंथ के बाद नाइट्रोजनस बेस के मिड का डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस की बेटा जब बात करें तो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। इस वन पिच के अंदर अगर बात की जाए कि कितना नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है, तो 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट हो जाए। इस हिसाब से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये तुम्हें जर्नल सी इसकी कंडीशन याद रखनी है। और ए टी के साथ बॉन्ड होता है जी सी के साथ, यहां पर ये कंडीशन ए टी के साथ और जी सी के साथ बाइंड अप की कंडीशन दे रखी है, तो ये याद रखना है। यहां पर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब एक दूसरे के साथ नाइट्रोजनस बेस सॉरी सुगर और फॉस्फेट एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हुए चल रहे हैं। तो बाइंड अप होते हुए कैसे चल रहे हैं, तो यहां पर ये वाला पोर्शन जो है ये कि भाई ये सुगर ये फॉस्फेट, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है बेटा। तो डीएनए रेडी हो जाए। डीएनए जब रेडी हो गया तो डीएनए यूकैरियोटिक के अंदर भी रेडी होगा और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी रेडी होगा, तो उनकी पैकिंग पढ़ते हैं। तो डीएनए को जब पैक किया जाता है तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन की जब बात की जाती है तो H1 H2A H2B H3 और H4, इनकी जब हम लोग बात करते हैं तो बेटा ये डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, मतलब डबल डबल प्रेजेंट होंगी। तो जब ये डायमर के फॉर्म में होती है तो जो स्ट्रक्चर रेडी होती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो ऑक्टामर। तो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट पोर्शन है ये ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन हो गई। इसके अराउंड प्रेजेंट क्या है, तो ये इसके अराउंड इस हिसाब से ये डीएनए वाला पोर्शन है। इस डीएनए का टर्निंग कितना है इस एरिया में, तो तब तुम लोग बोलेंगे 1.75 या 134 इसका पोर्शन हो जाए। इनके एंडिंग वाले पार्ट वापस से रीओपन ना हो जाए, इनको बाइंड कराने का काम कौन करती है, तो H1 करती है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी होती है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं। तो ऐसे हम लोगों के पास 1 न्यूक्लियोसोम ये, 2 न्यूक्लियोसोम ये, तो न्यूक्लियोसोम जिसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे उस वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं, तब तुम लोग बेटा आंसर बोलेंगे डीएनए लिंकर। और ऐसे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए चलेंगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेडी होगी, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन जब हाईली कंडेंस हो जाते हैं तो इस हिसाब से थ्रेड जैसा पार्ट हम लोगों को इस हिसाब से कंडीशन में देखने को मिले। तो ये क्रोमेटिन वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है बेटा, क्रोमेटिन वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने का काम किसने किया है, हर्शे एंड चेज ने किया है। तो हर्शे और चेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस दो लिए हैं। एक वायरस को तो ग्रो करा के रखा है किस पर, रेडियो एक्टिव सल्फेट्स कंटेनिंग मीडियम पर, और एक को ग्रो कराया है फॉस्फेट कंटेनिंग मीडियम पर। तो जब इनको काफी जनरेशन तक जब ग्रो कराते हैं तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिविटी कंटेनिंग आ जाती है S35, और S35 सल्फर मिलता किसके अंदर है, प्रोटीन के अंदर। तो यहां पर जो आउटर वाला पार्ट है वो प्रोटीन, इनर वाला जो पार्ट है वो डीएनए। तो रेडियो एक्टिविटी की जो कंडीशन रहेगी वो आउटर वाले पोर्शन में रहेगी, इनर वाले पोर्शन में नहीं है। अब ये बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा तो इससे इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो गया।
ट्रांसफर होने के बाद दोनों को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल निकाल करके देखेंगे, तो पता चलता है कि इसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव वाला नहीं है, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव है, तो नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सेल। तो रेडियो एक्टिव कहाँ रह गया, इस वाले पार्ट में, तो जिसके अंदर रह गया उसको नाम क्या दे दिया, सुपरनेटेंट। इसको देखा जब 35 वाले पार्ट को, तो फॉस्फेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर। ये बैक्टीरियोफेज इसको अफेक्ट करता है, तो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि आगे चल करके इसका जेनेटिक मटेरियल निकाला गया, तो पता चला उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हो गया। इसको जब देखा सुपरनेटेंट को, इसमें तो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है ना सुपरनेटेंट। एक वर्ड और याद रखना बेटा, इन्फेक्शन मतलब इसके साथ बाइंड अप होगा, ब्लेंडिंग का मतलब है जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर एंटर कराएगा, और जिस एरिया से ये बाइंड होता है उसी एरिया से बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं बैक्टीरियोफेज, वहीं से अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करा देते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेमी कंजर्वेटिव नेचर, कि भाई डीएनए है इस हिसाब से 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इससे आगे चल करके जब 2 डीएनए रेडी होते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मान लें ये डीएनए स्ट्रैंड ये है और ये स्ट्रैंड ये है, तो ये जो 2 स्ट्रैंड है ये नए हैं, तो इनमें इस वाले डीएनए में से हाफ स्ट्रैंड पेरेंटल और हाफ क्या है, न्यू है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर हो गई, कि हाफ पेरेंटल हो हाफ न्यू हो, तो वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद बेटा इसमें डीएनए की हाइब्रिड कंडीशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हाइब्रिड कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई किसी भी इकोलाई बैक्टीरिया को उस कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया है जिसके अंदर NH4Cl15 था काफी जनरेशन तक, तो जितनी भी जनरेशन थी उन जनरेशन के अंदर डीएनए का कंडीशन हो गया N15। अब इन बैक्टीरिया को किस कल्चर मीडियम के अंदर डाला है, 20 मिनट के लिए, ओनली 1 जनरेशन के लिए, जिसमें कल्चर मीडियम NH4Cl14 है, केवल कितने के लिए, 20 मिनट के लिए, तो 2 जनरेशन पैदा होंगी। उन जनरेशन के अंदर जो डीएनए बनेगा उस डीएनए की जो कंडीशन रहेगी वो हाइब्रिड रहेगी, मतलब इस हिसाब से N15 और N14, N15 और N14। अब इन्हीं बैक्टीरिया को फिर वापस से ग्रो कराया किसके अंदर, NH4Cl14 के अंदर फिर वापस से ग्रो कराया, तो इनको जब ग्रो कराएंगे तो इसकी वजह से जो बनेगा N15 N14, इसकी वजह से जो बनेगा वो N14 N14, ऐसी इसकी वजह से जो बनेगा वो N15 N14, इसकी वजह से जो बनेगा वो N14 और N14, तो N14 N14 ये बन गए, N15 N15 वाले ये पार्ट हो गए, तो 50-50% की कंडीशन हो गई। तो काफी जनरेशन तक का अगर पूछे तो तुम लोग इसी हिसाब से बढ़ाते हुए चलोगे, कितनी जनरेशन के बाद परसेंटेज कैसे कैसे आएगा। आगे बढ़ना कि जब डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन की जब प्रोसेस होगी, तो पहले डीएनए के बोथ स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। क्या एक साथ पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है? नहीं, एक साइड से सेपरेट होना स्टार्ट होगा। सेपरेट जब होगा तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड होगा, तो ये डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, इस हिसाब से इनकी रीडिंग स्टार्ट हुई, और ये रीडिंग करते हुए कंटिन्यू इस हिसाब से चले, ये इस हिसाब से, तो यहाँ पर बार बार सेगमेंट बनेंगे, तो जो ये सेगमेंट बनेंगे वो क्या है, ओकाज़ाकी सेगमेंट हो जाए। तो डिसकंटिन्यू जो कंडीशन रहेगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर, कंटिन्यू प्रोसेस जो रहेगी वो कहां पर रहेगी, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोर्शन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब आगे चल करके ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस चलेगा तो डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरएनए पॉलीमरेज की। तो डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज जहां बाइंड होगा उस वाली साइड को तो क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट, उसी वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, और जहां पर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा वो टर्मिनेटर साइट या डाउनस्ट्रीम नाम देते हैं। अब डीएनए में जिस पोर्शन पर आरएनए पॉलीमरेज काम करता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस पर काम नहीं करता वो कोडिंग स्ट्रैंड, जिसका जो